हेलो फ्रेंड्स। अच्छा, रिटर्न फाइल करे हुए ऑलमोस्ट 20 दिन हो गए। रिटर्न प्रोसेस भी नहीं हुआ, रिफंड भी नहीं आया। ऐसी बहुत सारी क्वेरी आ रही। इवन मेरे क्लाइंट्स के भी, काफ़ी क्लाइंट्स के रिटर्न प्रोसेस नहीं हुए। तो लोग क्या परेशान है कि इतना टाइम होने के बाद क्यों नहीं आ रहा। तो बेसिकली हम लोग पूरा प्रोसेस समझते हैं कि रिटर्न प्रोसेस कैसे होती है, और अगर आपके पास 143(1) का इंटीमेशन आता है तो क्या ऑप्शन है आपके पास, और कैसे रिटर्न भी प्रोसेस होती है, वेरीफाई कैसे होती है। ठीक है। सबसे पहले आपने रिटर्न फाइल करी तो देखो, दो ही चीज़ें आएंगी अभी इस स्टेज पे। या तो आपका एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट, जिसको 143(1) का इंटीमेशन या नोटिस बोलते हैं। नोटिस नहीं, बेसिकली इंटीमेशन ही है वो। तो वो आता है अगर रिटर्न ठीक ठाक रही, या फिर नोटिस आएगा डिफेक्टिव टैक्स रिटर्न का सेक्शन 139(9) में। ठीक है। दो ही चीज़ें होती हैं, तो आप लोग अपने ईमेल पे देख लो, या तो 143(1) आया होगा या 139(9) में डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया होगा। अच्छा, आज हम लोग डिफेक्टिव टैक्स रिटर्न के बारे में डिटेल में नहीं आ रहे, लेकिन बता देते हैं कि डिफेक्टिव टैक्स रिटर्न का नोटिस अगर आता है तो 15 दिन के अंदर आपने रिप्लाई करना है उसमें, या रिवाइज रिटर्न फाइल करना है। जो भी एक्शन लेना है आपको 15 दिन में ही लेना है। नहीं लोगे तो इनकम टैक्स ये एज्यूम करेगा कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, पेनल्टी वगैरह, वो सब एप्लीकेबल हो जाएगी। तो अगर 143(1) नहीं आया तो एक बार मेल चेक कर लेना, रजिस्टर्ड ईमेल, कि कहीं डिफेक्टिव टैक्स रिटर्न का नोटिस तो नहीं आया। ठीक है। चलो, देखो, सबसे पहले रिटर्न फाइल होगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, ई वेरीफाई करेंगे। देख लेना, ऐसा तो नहीं किसी का ई वेरीफाई छूट गया, क्योंकि उसमें भी 30 दिन का टाइम रहता है। और अगर किसी का ई वेरीफाई छूट गया तो अभी कर सकते हैं आप लोग, टाइम है अभी। ठीक है। फिर क्या होगा, आईटीआर प्रोसेस होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग होती है बेंगलोर में, वो वहीं से होता है पूरा, मतलब डिटेल में ही आते। सिस्टमेटिक मैथमेटिकल एरर चेक करेंगे, रिटर्न प्रोसेस हुई, सब ठीक ठाक हुआ, इंटीमेशन आ जाएगा सेक्शन 143(1) में, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं और जिसकी वजह से लोग थोड़ा परेशान भी हैं। अच्छा, ये इंटीमेशन आता कैसे है? डाक से तो नहीं आता ना। ये आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर रहता है इनकम टैक्स पोर्टल पे, हम लोग देख सकते हैं, वहाँ पे आएगा रजिस्टर्ड मेल पे, पीडीएफ में अटैच होके आता है। अच्छा, उसको ओपन करने का पासवर्ड भी रहता है। पासवर्ड आपका रहेगा पैन नंबर प्लस डेट ऑफ बर्थ, डी बाई फॉर्मेट में। एक फॉर्मेट एग्जाम्पल भी हमने दिया है यहाँ पे, देखो नीचे। पैन नंबर आपको लिखना है स्मॉल केस लेटर में, और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो ये आपका पीडीएफ जो आया होगा वो ओपन हो जाएगा, वो आप देख लो। अच्छा, और रिटर्न प्रोसेस होती है तो एक चीज़ और है, जो मोबाइल रजिस्टर्ड होता है ना, वहाँ पे मैसेज भी आता है। ठीक है। मैसेज कैसा दिखेगा वो देख लो आप, यहाँ पे ये मैसेज है, ये इस टाइप का ये मैसेज यहाँ पे दिखेगा आपको, ये वाला। ये ITR फ्रॉम पेन ब्ला 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 असेसमेंट, या ये मैंने पुराना लिखा है जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसा एक आएगा। तो परेशान नहीं होना है, समझ ले रिटर्न प्रोसेस हुआ, मेल पे देख लेना 143 बनाया होगा। ठीक है। तो ये तो 143(1) का इंटीमेशन ऐसे आ जाता है अपने पास। आने के बाद करना क्या है, और ये होता क्या है, होता क्या है, कंप्यूटराइज प्रोसेसिंग होती है रिटर्न की बेंगलोर में। और वो डिटेल में जाके चेक नहीं करते हैं, वो अपेरेंट एरर है, मैथमेटिकल चेक होता है बेसिकली। देखो, इनकम टैक्स के पास उनके सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन अपने से रिलेटेड अवेलेबल होती है, वो वहाँ से क्रॉस चेक कर लेते हैं। जैसे आपकी इनकम जो है, AIS में से चेक कर लेंगे, फॉर्म 26AS में से आपका एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, TDS वगैरह चेक हो जाएगा। फॉर्म 16A से सैलरी की डिटेल चेक कर लेंगे। तो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी सिस्टम पे, वो ही चेक करेंगे, और उसके बाद 143(1) इशू कर देंगे। मतलब मैनुअल डिटेल में नहीं जाते, एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट बोलते हैं इसको, वो है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर डिफरेंस मिला तो क्या मिल सकता है। 80C में डिडक्शन अपन लोग कितना मिलता है, 1.5 लाख का, ओल्ड रिजिम में। ठीक है। अभी किसी ने 1,80,000 का ले लिया, तो सामने इनकम टैक्स को पता ना, उनके सिस्टम में ही है कि 1.5 लाख का मिलना है। तो वो 1.5 लाख का ही आपको डिडक्शन देंगे, बाकी 30,000 की वजह से जो भी डिमांड आएगी इशू कर देंगे नोटिस। ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखो आप, अगर आपने इनकम कम दिखाई है,
वहाँ 26 ईयर्स में आपकी ज़्यादा इनकम दिख रही है, एफडी का इंटरेस्ट है या सैलरी की इनकम है, और आपने रिटर्न में नहीं दिखाई, तो वो ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम में तो उनको दिख रही ना। एडवांस टैक्स अगर आपने 10,000 का पे किया है और आप क्लेम कर रहे हैं 25,000 का, वो भी वो चेक कर लेंगे, क्योंकि 26 ईयर्स में ये रिपोर्ट हो जाता है, सब दिखता है। तो ये सिस्टम में जो दिखता है अपेरेंट एरर है और अर्थमेटिकल एरर, वो चेक कर लेते हैं, उसके बेस पे नोटिस इशू करते हैं। 143(1) में वैसे ही इंटीमेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसको आपको थोरोली चेक करना है, ये नहीं है चलो आ गया मिल गया बराबर है, ठीक है। मैं आपको 4-5 चीज़ें बताता हूँ, उससे वही चेक कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसमें 2 कॉलम रहते हैं, एक हम लोग ने रिटर्न में जो फाइल किया है और जो इनकम टैक्स ने प्रोसेस किया है। मेरे को एग्जाम्पल में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसमें दिखते हैं 2 कॉलम, तो आपको सिर्फ टोटल इनकम देखनी है कि अपने ने टोटल इनकम 5 लाख रिपोर्ट की है, तो आईटीआर प्रोसेस में 5 लाख की पकड़ी है कि नहीं, कोई चेंजेस है तो देख लो क्या डिफरेंस है, ठीक है। डिडक्शंस जो हम लोगों ने क्लेम किए, वो एक बार क्रॉस चेक कर लो कि आपने जो क्लेम किया और आईटीआर इनकम टैक्स में जो प्रोसेस किया बराबर है। टोटल टैक्स लायबिलिटी चेक कर लो, टैक्स रिफंड हमारा कुछ और था और उधर में 143(1) इंटीमेशन में कुछ और आ रहा, वो चेक कर लो आप। तो ये बेसिकली 4 चीज़ आप चेक कर लोगे ना, कि रिफंड, टैक्स लायबिलिटी, डिडक्शन और इनकम, बस ये 4 चीज़ें मिला लो, आपका काम हो जाएगा। यही देखना है आपको, ताकि कोई एक्शन ले लो या लेना है तो ले लो आप, क्योंकि जनरली 143(1) में भी एक टाइमलाइन है कि 30 दिन के अंदर आपको रिस्पॉन्स करना है। जैसे मैं डिफेक्टिव टैक्स में बताया ना 15 दिन में रिस्पॉन्ड करना है, तो 143(1) का इंटीमेशन अगर आया, आपका रिटर्न प्रोसेस हुआ और कुछ डिफरेंसेस दिख रहा है, आप एग्री नहीं हो, तो यू हैव अ डे 30 डे टाइम टू रिस्पॉन्ड बैक, ठीक है। ये देखो मैंने, हाँ। अच्छा, 143(1) का नोटिस वैसे तो मेरे तो काफ़ी क्लाइंट को 2 दिन में, 3 दिन में, एक आध महीने में आ ही जाते हैं, लेकिन लॉ में उसका टाइम दिया है 9 मंथ। 9 मंथ कब से? फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द टैक्स रिटर्न इज फाइल्ड। मतलब अपन ने 31 मार्च 24 का रिटर्न अभी कब फाइल किया? जुलाई में, ठीक है। तो ये ईयर एंड कब होगा? March 25, और उससे 9 महीने, मतलब 31 दिसंबर 2025 तक ये आ सकता है आपका 143(1) का इंटीमेशन। लेकिन इतना टाइम लगता नहीं है, लॉ में दे रखा है कि टाइमलाइन जो इशू करने का है वो इनकम टैक्स ने 9 मंथ बना रखा है, ठीक है। अच्छा, आएगा कहाँ से? क्योंकि आजकल बहुत सारे फोर्ज मेल भी आ जाते हैं, तो देख लेना आप, intimation@cpc.incometax.gov.in से आएगा। ये सारे रिटर्न सीपीसी में ही प्रोसेस होती है, बेंगलोर में, वहीं से आएगा ये, यहीं से, ठीक है। अच्छा, कोई डिफरेंसेस अगर मिल रहा है आपको, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो या अगर हो भी, तो करना क्या है वो देख लो आप। देखो मैंने लिखा भी है यहाँ पे, एक्शन टू बी टेकन नॉर्मली, टाइम टू रिस्पॉन्ड इज 30 days ऑफ रिसीविंग द इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143, ठीक है। तो अगर आपके पास कुछ डिमांड आई है कि भाई इनकम टैक्स एक्स्ट्रा पे करो, तो आप चेक करोगे, चेक कर लो। अगर आप एग्री करते हो कि नहीं ठीक है, लाइबिलिटी आ गई, कुछ अपने से गलती हुई है या पे करना है, तो पे कर दो। उसमें चालान भी आता है अगर लाइबिलिटी है तो चालान भी इंक्लूड होके आता है, तो वो आप टैक्स अपना पे कर दो। रिफंड भी वो कम बढ़ कर सकते हैं, अगर रिफंड से आप एग्री होगी, हाँ ठीक है उन्होंने रिफंड कैलकुलेट ठीक किया, कोई एक्शन नहीं लेना। अब अगर अपने को लगता है कि हाँ इसमें कुछ एरर है या अपने एंड पे कोई मिस्टेक हो गई है रिटर्न फाइल करने में, तो आप रिटर्न को अपनी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। फिर इन केस अगर आप एग्री नहीं करते हो 143(1) इंटीमेशन से, आपको लगता है कि नहीं यार इनकम टैक्स से भी गलती होगी, क्या हो सकती है गलती, क्यों नहीं हो सकती, ये उनसे गलती हुई है, तो आप रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हो अंडर सेक्शन 154, ठीक है। तो ये समझ गए 143(1) ये है, कैसे इश्यू होता है, कब इश्यू होता है, अपने को कितने टाइम में एक्शन लेना है और क्या क्या अपन कर सकते हैं। बेसिकली दो ही चीज़ है, या तो रिवाइज रिटर्न फाइल कर दो या फिर रेक्टिफिकेशन के लिए फाइल करो 154, और तीसरा ऑप्शन तो बहुत लास्ट का है, अगर नहीं समझ आता तो अपील में जाओ 246 में, वो तो फिर अलग चीज़ है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, कुछ कमेंट्स हो तो जरूर देना।